रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सानिया बलूचिस्तान अपनी दर्दनाकी में बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला सानिया है और इसकी तकलीफ़ ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है। जिस तरह इन लोगों पर क़यामत गुजरी, निहत्ते लोगों को कत्ल किया गया और कई घंटे तक खौफ में मुब्तला रखने के बाद उन्हें शहीद किया गया। इनमें फ़ौजी जवान भी थे, इनमें सिविलियन भी थे और एक यानी इंसानी बर्बरियत का एक बदतरीन वाक़या। लेकिन इसके साथ ही ये सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा सानिया है। पाकिस्तान की तारीख़ में या दहशत गर्दी की तारीख़ में इतना संगीन वाक़या पहले कभी नहीं हुआ। और इसमें अब जो देखने की बात यह है वो ये है कि क्या इस सानहे के हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज ने कोई कोताही बरती। जो मालूमात सामने आ रही हैं उनसे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी सलाहियत और इस्तेदाद के मुताबिक बल्कि उससे बढ़कर काम किया। लेकिन जो काम इंसानी बस से बाहर था, जिस तरह की वहाँ सुरंगें हैं, यानी उसमें गाड़ी अगर चली जाए तो फिर पैदल आदमी भी उसके साथ उस तरह सफ़र नहीं कर सकता। जो वहाँ के जिस तरह इर्द गिर्द का इलाका, दूर दूर तो कोई सड़क नहीं। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर एक तवील मुद्दत से बेइतनाई का शिकार है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में ये जो बड़े बड़े दावे करती है बलूचिस्तान की हुकूमत, इसने एक मुरबा फुट भी सड़क तामीर नहीं की। तो ये सारी शर्मनाक बातें, इस सब के बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज ने जो कुछ कर सकती थी उससे बढ़कर किया। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी और उसके पीछे पूरा एक पस मंज़र है 75 साला गफलतों का, नादानियों का, बल्कि मुजरमाना बेपरवाही का। तो इस वक्त फ़ौज के साथ जो रवैया PTI ने और कुछ दूसरे लोगों ने भी रवैया इख्तियार कर रखा है वो नहायत ज़ालमाना है। किसी भी मुल्क में ऐसा सानिया हो तो फ़ौज का दस्तो बाजू बना जाता है, फ़ौज की तायद की जाती है, उसे अखलाकी हिमायत की जाती है। ये तो नहीं हो सकता कि शहरी बंदूकें लेकर निकल जाएँ और फ़ौज के साथ जाकर खड़े होकर लड़ने लगें। इसका मुतालबा तो कोई नहीं करता। लेकिन अगर फ़ौज पर तनकीद हो तो ज़ाहिर है कि वो डिस्टर्ब होते हैं और जब फ़ौज डिस्टर्ब होती है तो उसकी सलाहियत भी मुतासर होती है। लेकिन ये शर्मनाक काम हमारे यहाँ हो रहा है। इस सानहे से PTI का रूप खुलकर सामने आ गया है और ये बात कोई हैरत अंगेज़ नहीं है। लेकिन फ़ौज के हवाले से थोड़ा सा हमें अस्करी इदारों, रियासती इदारों और हुकूमती इदारों के हवाले से थोड़ी सी हैरत होती है कि ये सांप और संपोलिए जो अब खुल कर नंगे हो गए हैं, डस रहे हैं, इन पर वक्त जब आया था तो हाथ क्यों नहीं डाला गया और अब भी इनको बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है। ये बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से या जो भी उनकी आर्मी वगैरह का नाम है उससे बढ़कर पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा है। लेकिन इनको हाथ नहीं डाला जा रहा। सिर्फ ऐलानात होते हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन बर्दाश्त किया जा रहा है। नाज़रीन, इसमें PTI जिस तरह नंगी हुई है और जिस तरह PTI ने भारतीय मीडिया के साथ मिलकर एक ज़ुबान में पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान पर हमले किए हैं, ज़बानी, लिसानी और अपना खुद से बातन बुग़्ज़ ज़ाहिर किया है, अपने आप को नंगा किया है, उसके बाद अब कोई शुबा नहीं रह जाता कि PTI दरअसल पाकिस्तान में रा की फ्रेंचाइज तंजीम है। आपने एक बात तो मैंने कल अपने व्लॉग में बता दी थी कि इधर ये हमला हुआ और अभी पाकिस्तानी मीडिया को भी सही तौर पर नहीं पता था कि हुआ क्या है। तो PTI के सोशल मीडिया से फेक वीडियोस नशर करना शुरू कर दी गई। ये फेक वीडियोस 1 मिनट में तैयार नहीं होती, इनको पहले से तैयार करके रखा गया था। इन्हें पता था कि ये होने वाला है और जैसे ये खबर आएगी तो हम ये फेक वीडियोस चलाएंगे। और इसके साथ ही PTI का सोशल मीडिया मुतहर्रिक हो गया। अमेरिका में शाहीन सबाई, शहजाद गुल और वो मुईद पीरज़ादा, लंदन से आदिल राज क्या है वो, और वो हैदर मेहदी और दुबई से आफ्ताब इकबाल, ये सब जिस तरह सरगर्म हुए और इन पर सब पर आफ्ताब इकबाल बाजी ले गया। उसने पाकिस्तानी फ़ौज को गालियाँ दी, निकम्मा कहा, बुज़दिल कहा, बेअक्ल कहा, बेशऊर कहा और अपने इस बकवास मौक़िफ़ की हमायत में वो भारतीय रिटायर्ड जर्नलों के बयानात और इंटरव्यू और प्रोग्राम नशर करता रहा अपने मौक़िफ़ की गवाही में, जिसमें भारतीय जनरल पाकिस्तानी फ़ौज को नाअहल और नालायक कहते रहे कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। उस भारतीय जनरल से कोई पूछने वाला होता कि जब तुम्हारे मुल्क में माओइस्ट वो जो हैं नक्सलवाड़ी जब हमले करते हैं तो 80-80 फ़ौजी, 100-100 फ़ौजी 5 मिनट में मार कर वो चले जाते हैं और इंडिया की फ़ौज उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बाद में फिर वो जो
आदिवासी हैं, कबायली हैं, जंगलों में रहने वाले, उनका कत्लेआम करती है और फिर ये कहती है कि हमने इतने नक्सलबाड़ी मार दिए। हालांकि वो नक्सलबाड़ी नहीं होते, वो आम कबायली होते हैं। और ये नक्सलबाड़ियों की तरफ से ऐसी कार्रवाई हर दूसरे तीसरे चौथे महीने हम सुनते हैं, एक बड़ी कार्रवाई जिसमें 100 फौजी इंडिया के मारे जाते हैं। और ये अपनी बेपनाह क़ुव्वत के बल पर इन्होंने आज़ादी कश्मीर की तहरीक को पाकिस्तान की मदद से, जनरल बाजवा की मदद से, इमरान खान की मदद से कुचल दिया है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान, जनरल बाजवा और इमरान खान भारत की मदद ना करते तो ये कश्मीर में आज भी भारत के फौजी थोक के हिसाब से मारे जा रहे होते। तो ऐसी निकम्मी फ़ौज के जनरल, रिटायर्ड जनरल जब पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद करते हैं तो उन्हें अपने कम से कम अपने रिकॉर्ड का हिसाब रख लेना चाहिए कि वो तो जनाब चीन की निहत्ता फ़ौज जब कभी कभी छोटा मोटा मार्का होता है तो वहाँ पिट कर आती है, चीन की फ़ौज से पिट कर आती है। और हर बार जो पिट कर आती है चीन की फ़ौज गालिब रहती है। एक भी मार्का ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने चीन की फ़ौज को अंदर धकेला हो। हमेशा चीन की फ़ौज इनको धकेलती, फिर बाद में सुलह सफाई हो जाती है। खैर वहाँ कोई ऐसा संगीन फ़ौजी तनाव तो नहीं है, लेकिन गाहे गाहे झड़पें होती हैं तो हमें फिर भारतीय फ़ौज की सलाहियतों का पता भी चल जाता है। इसी तरह आसाम में भी इनकी फ़ौज ने बहुत ज़्यादा मार खाई है। वो तो एक अलग कहानी है कि किस तरह इसने उन तहरीकों को दबा दिया। लेकिन जब तक ये तहरीकें चलती रही भारतीय फ़ौज के नुकसानात तो इतने ज़्यादा थे कि उन पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। और पाकिस्तान का तो मसला ही और है, जहाँ ये जो पाकिस्तानी फ़ौज पर मुसीबत आई हुई है इसके ज़िम्मेदार खुद हमारे अपने लोग हैं। हमारी फ़ौज ही के कुछ जर्नैल थे जिन्होंने ये सारी तबाही मचाई और फ़ौज को इस मुसीबत में मुब्तला कर दिया और पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में डाल दिया। तो ये आफ्ताब इकबाल और हैदर मेहदी और आदिल राजा और शाहीन सहबाई जैसे फिफ्थ कॉलमिस्ट अब खुलकर नंगे हो चुके हैं। और मैं अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान में हैं, वो भी अपनी बकवास में पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले करने में किसी से पीछे नहीं है। और उनकी ज़ुबान सुनकर आपको ये अंदाज़े नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है या इंडिया का पेड एजेंट है जो इंडिया में बैठकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, दिल के फफोले फोड़ रहा है और खुशियाँ मना रहा है। आप पीटीआई के ब्लॉगर को सुने, अल्फाज उनके यही होंगे कि बड़ा अफसोसनाक सानिया है, बड़ी मजम्मत करते हैं, लेकिन दबी दबी मुसर्रत उनके चेहरों पर जो नूर बनकर बरसती है वो हमें नज़र आ रही होती है। और नाज़रीन, नूर के लफ्ज़ के गिर्द इन्वर्टेड कामास आप समझ लें कि मैंने लगाए हैं। तो ये जो नूर इनके चेहरों से झलकता है ये सारी कहानी बयान करता है कि ये कौन लोग हैं और इनके पीछे क्या एजेंडा है, कौन से गैर मुल्की मास्टर हैं जो उनकी तनाबों को हिला रहे हैं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान से नफ़रत करने वाले ये पीटीआई के यूट्यूबर दरअसल पीटीआई का असल नफ्से नातका हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप शानदाना गुलजार की गुफ्तगू कर सुने, ज़रताज गुल की गुफ्तगू सुने, उमर अयूब की गुफ्तगू सुने तो आपको पता चलेगा ये लोग पाकिस्तान से कितनी नफ़रत करते हैं और पाकिस्तान के ख़ात्मे के लिए कितने बेचैन हैं। और ये खुल नंगे अल्फाज में कह देते हैं कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। वो शानदाना जो है वो तो 50 मरतबा कह चुकी है कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। क्या इंडिया में कोई शख्स वहाँ खड़े होकर ये कह सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो भारत भी नहीं, या अगर सोनिया गांधी नहीं तो भारत नहीं? वहाँ कोई शख्स ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वहाँ के अवाम उसे मार देंगे, उसकी जान ले लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये रियासत के लाडले हैं, ये शानदाना गुलजार रियासत के लाडली नहीं है। तो क्या है कि हर तीसरे रोज़ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करती है और कोई इदारा उसे लगाम देने वाला नहीं, उसकी नाक में नुकेल देने वाला नहीं है, उसे रोकने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी हैं और ये भी देखना है कि दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसा सानिया हो तो फ़ौज या रेस्क्यू का जो भी इदारा इस आफत में, इस मुसीबत में काम कर रहा हो तो उसकी तायद की जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है। और मैंने देखा है कि अमेरिका के जंगलों में आग लगी तो जब फायर ब्रिगेड वाले और दूसरे रेस्क्यू के इदारे लोगों की मदद के लिए आए तो उनकी तारीफ़ों से सोशल मीडिया भर गया। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद महीने पहले की बात, 2-3 महीने पहले की बात है, जब ये लॉस एंजल्स के सूबे में 3-4 मुकामात पर आग लगी थी तो किस तरह लोगों ने खराज अक़ीदत पेश किया था, खराज तहसीन पेश किया था अपने इमदादी इदारों को। और
किसी भी मुल्क में फ़ौज जब इस तरह का काम करती है, दुश्मन से लड़ती है या कुदरती आफात से लड़ती है, तो उसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी मदद की जाती है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है। और यहाँ ये PTI का पूरा सोशल मीडिया फ़ौज पर हमलों और फ़ौज की मजम्मत के काम से थक ही नहीं रहा। और वफाकी हुकूमत इनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत को तो शायद पता भी नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो गया है। और वफाकी वज़ीरों के जो बयान आते आ रहे हैं वो कोई अच्छी किस्म के चीज़ें नहीं है। ना तो वो मालूमात बता रहे हैं, ना वो सही सूरत हाल बता रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि दहशत गर्दों को छोड़ेंगे नहीं। भाई दहशत गर्द आपको छोड़ेंगे तब आप ये बात करें कि आप दहशत गर्दों को छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन, इस सूरत हाल में अख्तर मेंगल का एक ट्वीट गर्दिश कर रहा है। मैं उसको पूरा नहीं सुनाता, उसका खुलासा बता देता हूँ। खुलासा ये है कि एक तो खैर उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के ये इलाके पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं, मसला हमारे हाथ से निकल चुका है, अब हम भी हुकूमत की मदद नहीं कर सकते। और ये है कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात ने, हर हुकूमत ने बलोचों की नस्ल कुशी की है, यानी बलोचों का कत्लेआम किया है। इस ट्वीट में ज़ाहिर मुबालगा है, हर हुकूमत ने, हर पार्टी ने बलोचों की नस्ल कुशी नहीं की। नवाज शरीफ के दौर में बलोचों की अश्क शोई हुई थी और बलोच मुतमईन थे और पुरुमीद थे। और यानी लोग कह रहे थे कि ये तो मोजज़ा हो गया कि बलूचिस्तान में हालात पुरअमन हो गए। बलूचिस्तान में आग लगाई थी परवेज़ मुशर्रफ ने। और अगर ये आज सवाल हो रहा है ना कि आखिर इस मसले का हल क्या है, तो उस मसले के हल के बहुत सारे स्टेप हैं। एक स्टेप उनमें आइडियल ये हो सकता है कि मुशर्रफ की लाश को कब्र से निकाला जाए और बलूचिस्तान ले जाया जाए। वहाँ बलूचिस्तान की सरजमीन पर उस पर मुकदमा चले कि इसने बलोचों की बिला जवाज़ नस्ल कशी की, बलोचों का बिला जवाज़ कत्लेआम किया। तो इस जुर्म में हम इसे बाद अज़ मर्ग फांसी की सज़ा देते हैं। ये एक स्टेप हो सकता है। ये कोई जज्बाती और इंतहा पसंद स्टेप नहीं है। माजी में दुनिया के कई मुल्कों में इस तरह के मुजरिमों से इस तरह के साथ होने वाली इस तरह कार्रवाई के वाक़यात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो हमें ये काम करना चाहिए। और खैर अख्तर मेंगल के ट्वीट की बात हो रही थी, इसमें मुबालगा है और मायूसी की इंतहा है। लेकिन इस ट्वीट को यकसर मुस्तरद करना भी हमाकत होगी और हम ये हमाकत करेंगे, इस ट्वीट को मुस्तरद कर देंगे। हकीकत जो है वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके पाकिस्तान से एलिनेटेड हो चुके हैं, वो पाकिस्तान के लिए अजनबी बन चुके हैं। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ कोई सड़क जो है वो सिक्योरिटी वाली नहीं रही है। किसी भी सड़क पर कोई बस जा रही हो तो आप गारंटी से नहीं कह सकते कि ये बस अपनी मंजिल पर पहुँचेगी। रास्ते में घात लगाकर बलोच लिबरेशन फेडरेशन के या आर्मी के या दूसरे दहशत तंजीमें, उनके लोग सैकड़ों की तादाद में आएंगे और बस में से मुसाफिरों को उतारेंगे और उनकी शनाख्त मालूम करके उन्हें कत्ल करेंगे, फिर बड़े आराम से फरार हो जाएंगे। इतने बड़े सूबे में कदम कदम पर सिक्योरिटी के लिए कम से कम 5-6 लाख फ़ौज चाहिए, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो वहाँ कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और मैं फिर ये दुहाई दूँगा कि उन लोगों की बात पर तवज्जो दी जाए जो बलूचिस्तान में अमन पैदा करने में मदद दे सकते हैं। और उनमें अख्तर मेंगल भी हैं और उनमें महमूद अचकज़ई भी हैं। पाकिस्तान की रियासत ने जो हालिया दौर में गलतियाँ की हैं वो उनमें सर फहरिस्त ये है, और जिसमें शहबाज शरीफ भी मुल्ज़िम हैं, ज़िम्मेदार हैं। वो ये हैं कि बलूचिस्तान में जो लोग पाकिस्तान का असासा बन सकते थे, पाकिस्तान का दस्तो बाजू बन सकते थे, उनको कौम परस्त कहकर मुस्तरद कर दिया गया। उन्हें इलेक्शन नहीं जीतने दिया गया, उन्हें इलेक्शन में हरवा दिया गया। और अब वो लोग खुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि इस मरहले पर हम भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं। कोई वक्त ऐसा नहीं होता जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये क़तई तौर पर हाथ से निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ होने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। इन कौम परस्तों को साथ मिलाया जाए। कौम परस्त होना इस दौर में कोई जुर्म नहीं है। दुनिया का हर शख्स कौम परस्त है। कौन है जो कह सके कि मैं कौम परस्त नहीं हूँ? क्या पंजाबी किसी तनाज़े में अपने पंजाबी भाई का साथ नहीं देंगे? क्या सिंधी किसी तनाज़े में अपने सिंधी भाई का साथ नहीं देंगे? क्या पश्तून किसी तनाज़े में अपने पश्तून भाई का साथ नहीं देंगे? आप चाहे इस्लामी हों, चाहे मजहबी हों, रूहानी हों, सूफ़ी हों, कौमियत का जो एक हमदर्दी वाला और साथ देने वाला उनसर जो होता है, ये जिबिल्लत में शामिल है और इसमें इंसान ज़्यादती भी कर जाता है। इंसाफ का दामन थामे रखना एक आइडियल बात है। और ये आइडियल जो
منزل ہے یہ صرف ان لوگوں میں پیدا ہو سکتی ہے جو اسلام سے کٹر حد تک وابستہ ہوں، کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو قومیتوں کے رشتوں کی نفی کرتا ہے اور سب کو ابن آدم اور اللہ تعالیٰ کی امت قرار دیتا ہے۔ لیکن ہم میں سے دیندار مسلمان بھی میں نے دیکھا ہے جب کراچی میں، سندھ میں یا کسی بھی جگہ پر سندھی پنجابی، سندھی مہاجر یا پٹھان مہاجر فساد ہنگامے بدقسمتی سے ہوتے ہیں تو پٹھان ایک طرف ہو جاتے ہیں، ان میں مولوی بھی ہوتے ہیں، ان میں لوفر بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح مہاجر ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ان میں مولوی بھی ہوتے ہیں، ان میں لفنگے لوفر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ قومیت کا رشتہ ہے، اس کو آپ اس طرح نفی نہیں کر سکتے۔ بات دیکھنے کی یہ ہے کہ کون حدود سے نکل کر وار کر رہا ہے۔ اگر یہ قوم پرست لیڈر وفاق پاکستان سے وفادار ہیں تو ان کی قوم پرستی اس دور میں کم سے کم کوئی تہمت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے وجود کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی اور سلامتی کے لیے، بلوچستان میں امن کے لیے ان لوگوں سے مدد لی جانی چاہیے تھی، لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اور ان کی پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے نہیں، شہباز شریف کی پارٹی نے، جو مسلم لیگ نون سے الگ پارٹی ہے اور جس میں محسن نقوی صاحب بھی ہیں، وہ پارٹی جو ہے وہ قوم پرستوں کو مسترد کرتی ہے حقارت کے ساتھ، اور اس طرح وہ مسئلے کو سنگین بنانے کا باعث بن رہی ہے۔ تو اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ ہماری آواز کمزور ہے، ہمارے ولاگ کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہے، چند ہزاروں میں ہے، لیکن جہاں تک بھی جو بھی شخص یہ بات میری سن رہا ہے، اگر وہ اس سے ایگری کرتا ہے تو اسے آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی اس وقت، پاکستان کا وجود اس وقت فی الواقع خطرے میں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم دہشت گردوں کو کچل کر رکھ دیں گے، بالکل اچھی بات ہے، آمین کہنا چاہیے، دہشت گردوں کو کچل کر رکھ دینا چاہیے، لیکن بڑا مشکل مسئلہ ہے اور حالات بلوچستان میں نازک ہے۔ اور میں بڑے گہرے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پختونخوا میں دہشت گردی بہت جلد کچل دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ اس دہشت گردی کو وہاں عوامی تائید حاصل نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں عوامی تائید کس کے ساتھ ہے آپ بھی جانتے ہیں، سیکورٹی ادارے بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں مزے کی بات کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پی ٹی آئی ننگی ہو چکی ہے۔ 9 مئی سے لے کر آج تک پی ٹی آئی نے ہر روز خود کے کپڑے اتارے ہیں، دن بدن برہنہ سے برہنہ ہو کر سامنے آئی ہے، اور اب تو وہ کھلم کھلا را کا ساتھ دے رہی ہے، بھارتی فوج کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اس سب کے باوجود عمران خان کو اب بھی امید ہے کہ اس کی فوج سے بات چیت ہو جائے گی۔ لطیفہ سمجھ کر اس خبر کو سنیے، خبر صحیح ہے، خبر جو میں دینے والا ہوں یہ خبر بالکل 100% صحیح ہے، لیکن یہ اس کو آپ لطیفہ سمجھ کر سنیں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے، وہ کراچی کے ایک ممتاز شخص ہیں، مولوی محمود مودی صاحب، کیا نام ہے ان کا، مجھے صحیح نام یاد نہیں آ رہا، محمود مولوی یا اس طرح کا کوئی نام ہے، تو اس سے رابطہ کیا ہے بالواسطہ اور کہا ہے کہ خدا کے لیے کچھ زور لگاؤ اور میرے نمائندوں کی فوجی افسروں سے بات کرواؤ۔ تو یہ اس پر اب میں کیا تبصرہ کروں، آپ خود تبصرہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ یہ یہودیوں اور ہندوؤں، بی جے پی کے ہندوؤں، سارے ہندوؤں نہیں، بی جے پی کے ہندوؤں کا اعلیٰ کار ہے، بی جے پی کا دوسرا روپ ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور بی ایل اے کی اس کارروائی پر خراج تحسین ان کو انڈائریکٹ پیش کرنے کے بعد بھی یہ امید کر رہا ہے کہ فوجی افسروں سے ملاقات کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ حقیقت کسی دن انشاءاللہ اس ولاگ میں ہم یہ بحث کریں گے اس بات پر کہ پی ٹی آئی کو احساس نہیں ہے کہ وہ اب دن بدن اس بحران کے معاملے میں غیر متعلق شے ہوتی جا رہی ہے، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پی ٹی آئی پر بات ہوگی، پروگرام ہوں گے اور سننے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے۔ اتنی عدم دلچسپی اس ایشو سے ہو جائے گی، یہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔